एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 1, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी पूछता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विवेचन। और ये भी जो अभी वर्ड बताया साइकी और लोगस, ये दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है, कौन से कंट्री से लिया हुआ है। तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया, ग्रीक से लिया गया। साइकी प्लस लोगस जो है, साइकी और लोगस, ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विवेचन। तो पहला जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन आया, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है, लेकिन आत्मा का तो कोई साइंस नहीं, आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता है, इसलिए इसका विरोध हुआ। फिर इसके बाद एक इसका दूसरा डेफिनेशन आया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी जो अध्ययन करता है वो मन का अध्ययन करता है, लेकिन मन का भी विज्ञान का नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। मन जो है वो भी ऑब्जेक्टिव चीज़ है, मन हमेशा चंचल होते रहता है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। अभी इस मन का इंट्रोस्पेक्शन करे तो कुछ दूसरा आएगा, थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा आएगा, तो इसको हम साइंस में नहीं काउंट कर सकते। इसमें इस दार्शनिकों ने पाया कि इसमें दो तरह के दोष पाए गए। पहला, आत्मा या मन एक ऐसी अमूर्त है जिसे देखा और सुना नहीं जा सकता है, और इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव भी नहीं है, और इस पर कोई प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसे उसकी जो विषय वस्तु है वो अस्पष्ट बनी रहती है। लेकिन 1879 में विल्हेम उंट, जो कि जर्मनी में साइकोलॉजी का फर्स्ट लैब स्थापित किए थे, फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित किए थे। तो और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि साइकोलॉजी का जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कब खुला। तो साइकोलॉजी का प्रथम प्रयोगशाला 1879 में खुला। किसके द्वारा खुला? तो विल्हेम उंट के द्वारा खुला। कहाँ खुला? तो जर्मनी में खुला। और जर्मनी में कहाँ खुला? तो लिप्जिग यूनिवर्सिटी में खुला। ये आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो 1879 में जब विल्हेम उंट ने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की सबसे प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटाकर मेंटल प्रोसेस और कॉन्शस और बिहेवियर किया गया, कॉन्शस और एक्सपीरियंस हो गई। तो इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूति या तत्कालिक जो अनुभूति होती है उसका अध्ययन है, और इसका जो परिभाषा है वो विल्हेम उंट और टीचनर दिए थे। मतलब जो साइकोलॉजी है उसका आत्मा और मन को हटाकर यहाँ पर मेंटल प्रोसेस ऐड किया गया और कॉन्शस ऐड किया गया, मेंटल प्रोसेस और कॉन्शस। और ये जो दिए, कौन परिभाषा दिए? विल्हेम उंट दिए, और विल्हेम उंट के जो स्टूडेंट हैं टीचनर, उन्होंने दिया। और इन लोगों ने जिस स्कूल की स्थापना की उस स्कूल को बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, और उसे हिंदी में बोला जाता है संरचनावाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करते रहिएगा। दूसरा, जब व्यवहारवादी, फिर इन संरचनावादी के भी परिभाषा में जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो परिभाषा दिया गया कि जो साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेस और कॉन्शस का अध्ययन करता है, तो इन परिभाषा में भी कुछ दोष पाया गया। और फिर जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवादी थे, जो कि बिहेवियरिज्म दिए थे, तो इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान माना। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बिहेवियरिज्म का स्थापना किसने किया? तो जेबी वॉटसन ने किया, और इनका जो साइकोलॉजी है वो क्या हुआ? वस्तुपरक विज्ञान माना गया। ये बिहेवियरिज्म पर दिए थे। लेकिन बाद में इस परिभाषा में भी दोष बतलाया गया कि मात्र व्यवहार का अपने आप में भी कोई अर्थ नहीं होता है। डेफिनेशन यही है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, इसे ही साइकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम लोग साइकोलॉजी का नेचर एंड स्कोप पढ़ते हैं। फिलॉसफी को साइकोलॉजी की मदर बोला जाता है। तो दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है, और विल्हेम उंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेम उंट को बोला जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो विल्हेम उंट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी।
तो 1879 से पहले जो था वो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग था। तो उसके दर्शन शास्त्र जो कि मनोविज्ञान की जननी है, उससे वो आज़ाद कब हुआ, उससे अलग हुआ 1879 में, जब विलियम वुंट ने लिप्जिग में प्रथम प्रयोगशाला साइकोलॉजी का खोला। तो मनोविज्ञान एक उस समय फिर ऐसा हुआ कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, उसके मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, वातावरण, भाव, वातावरण की घटनाओं के साथ उनका जो अध्ययन है वो करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार का भी अध्ययन करता है और पशु के भी व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग एवं अन्य तरह की अनुभूतियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। पॉल थॉमसन ने 1989 में जो साइकोलॉजी का स्कोप है उसको 3 भागों में विभक्त किया। पहले जो एमए और पीएचडी है वो करके वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। दूसरा जो है वो दूसरा जो स्कोप है वो रिसर्च फील्ड में जो नई नई शोध कार्य करता है। और तीसरा श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशल एवं तकनीकी का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। तो जो पहला है वो एकेडमिक एरिया है जिसमें लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जो चौथा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो पांचवा है क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। और जो छठा है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। ये सब साइकोलॉजी के एकेडमिक एरिया में आते हैं। तो साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या हुआ? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो अभी हम लोग इसका ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं। तो साइकोलॉजी का 2 ब्रांच होता है। पहला जो होता है वो थ्योरेटिकल ब्रांच और दूसरा जो होता है वो अप्लाइड ब्रांच। तो थ्योरेटिकल ब्रांच में भी बहुत सारा सब ब्रांचेज है और अप्लाइड साइकोलॉजी में भी बहुत सारा सब ब्रांचेज है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, तो इसमें आता है सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी। तो जनरल साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विथ स्टडिंग द माइंड। दिस इंक्लूड्स कॉग्निशन, परसेप्शन, बिहेवियर एंड इमोशन। मतलब मनोविज्ञान के विज्ञान में अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों, समस्याएं और विधियों का व्यापक अध्ययन, जिसमें व्यवहार, मानव विकास, भावनाएं, प्रेरणा, सीखना, धारणा, सोच प्रक्रियाएं, स्मृति, बुद्धि, व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार संबंधी विकार, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो इसमें तो हम लोग जनरल साइकोलॉजी पढ़ लिए। थ्योरेटिकल का जो सबसे पहला सब ब्रांच है वो है जनरल साइकोलॉजी। अब हम लोग इसका दूसरा पढ़ेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का 2 ब्रांच होता है। पहला थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा जो होता है वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो थ्योरेटिकल ब्रांच में भी बहुत सारा सब ब्रांचेज होता है और अप्लाइड साइकोलॉजी में भी बहुत सारा सब ब्रांचेज होता है। तो थ्योरेटिकल साइकोलॉजी जो है उसका जो फर्स्ट सब ब्रांच है उसमें है सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। तो जनरल साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विथ स्टडिंग द माइंड्स। दिस इंक्लूड्स कॉग्निशन, परसेप्शन, बिहेवियर एंड इमोशन। मतलब मनोविज्ञान के विज्ञान में अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांत, समस्याएं और विधियों का व्यापक अध्ययन, जिसमें व्यवहार, मानव विकास, भावनाएं, प्रेरणा, सीखना, धारण, सोच प्रक्रिया, स्मृति, बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार संबंधी विकार, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और थ्योरेटिकल का जो दूसरा ब्रांच है उसका नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जिसका नाम से ये स्पष्ट है, इसका हिंदी नाम हुआ असामान्य मनोविज्ञान। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड थॉट विच कोड पॉसिबली बी अंडरस्टूड एज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो असामान्य मनोविज्ञान की एक वैसी शाखा है, यह मनोविकृत और असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करती है। तीसरा थ्योरेटिकल ब्रांच जो है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे हिंदी में विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं।
तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट over the lifespan including physical, cognitive, social, intellectual, perceptual, personality and emotional growth। मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मनुष्य जीवन में होने वाली शारीरिक, मानसिक और व्यवहार बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन है। विकासात्मक मनोविज्ञान में शिशु, बच्चों, किशोर, वयस्क और बुजुर्गों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के उसमें मृत्यु तक का अध्ययन, मृत्यु से पहले जो वृद्धावस्था होता है उतना तक का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। फोर्थ है कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। तो इसका अर्थ होता है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो कॉम्परेटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। मतलब जो तुलनात्मक मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक की एक ऐसी शाखा है, यह मानव के अलावा जानवरों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मानव का तो अध्ययन करता ही है, साथ साथ पशु पक्षी का भी जो मानसिक अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, उसका भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और जो पांचवा है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो विलियम वुंट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये बार बार बता रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, याद करने के लिए एग्जाम में बार बार पूछता है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, साइकोलॉजिकल स्टडी एंड अंडरलाइंग प्रोसेस। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की कोई विषय नहीं है बल्कि ये मेथडोलॉजिकल एक अप्रोच है। सोशल साइकोलॉजी, इसका जो थ्योरेटिकल का जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है, सिक्स्थ ब्रांच है सॉरी, उसका नाम है थ्योरेटिकल सोशल साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में समाज मनोविज्ञान कहते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर हाउ पीपल एंड आर affected by their social environments, how people think about the influence others. Social psychologists are interested in such topics as attitude, conformity, obedience, authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup रिएक्शन एंड सो ऑन। मतलब और इसके जो फादर है सोशल साइकोलॉजी के, उसके जो फादर है वो है कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन इज द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत लोगों के सामाजिक व्यवहार, अंतरक्रिया और सोच का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। तो अपने साथ साथ समाज का जहाँ अध्ययन होता है वो कहाँ होता है, तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी इज द स्टडी एलाइज द साइकिक फेनोमेना एंड अदर मल क्लेम्स। तो पारा मनोविज्ञान वह विज्ञान की विधि है जिसका उपयोग करते हुए इस बात की जांच परख की जाती है कि मृत्यु के बाद भी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अस्तित्व रहता है या नहीं। तो ये आत्मा का अध्ययन करते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा है उसका क्या होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो कहाँ होता है, तो पारा साइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसका जो अप्लाइड थ्योरेटिकल साइकोलॉजी का जो लास्ट ब्रांच है वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, मतलब शारीरिक मनोविज्ञान। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, थॉट, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो शारीरिक मनोविज्ञान को दैहिक मनोविज्ञान भी कहते हैं और यह व्यवहारात्मक नर्वस साइंस की एक शाखा है। इसमें शरीर की प्रकृति मतलब प्रतिक्रियाएं और तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तक हम लोग पढ़ रहे थे कि थ्योरेटिकल ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, और ये जो भी हम लोग ब्रांचेज पढ़े ये सब भी एग्जाम में पूछता है, मैच करने के लिए भी दे देगा तो, और या तो शॉर्ट नोट्स में भी दे देगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी आता है। तो क्लिनिकल एंड जो फर्स्ट है वो मतलब इसमें भी बहुत सारे सब ब्रांचेज है। जो फर्स्ट है वो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग आता है। तो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विद कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक सब्सटेंस एब्यूज।
तो नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार और मानसिक समस्याओं का आकलन किया जाता है और इसके साथ आकलन के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और परामर्श जो विज्ञान है, तो ये हुआ क्लिनिकल। और काउंसलिंग में क्या किया जाता है, तो काउंसलिंग जो है साइकोलॉजी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य जीवन के किसी भी चरण में व्यक्तियों की मदद करना, ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर जा सके। आजकल काउंसलर्स लोग का हर जगह बोलबाला है, क्योंकि हर जगह हर लाइफ के हर स्टेज में किसी न किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे एजुकेशनल काउंसलर काम कर रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैरिज काउंसलर काम कर रहा है, अगर पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो पेरेंटल वाला से काउंसलर काम कर रहा है, अगर थेरेपी में प्रॉब्लम हो रहा है तो थेरेपिस्ट काउंसलर काम कर रहा है। तो भी काउंसलर का हर जगह बोलबाला, क्योंकि जो 21st सेंचुरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी फुल है। तो जीवन के हर स्टेज में कोई न किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो काउंसलर्स का अभी बहुत अच्छा रोल है। अभी इसका जो नेक्स्ट अप्लाइड साइकोलॉजी है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्राइमरली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल यूज टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशन एंड वर्किंग सेटिंग। मतलब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका साइकोलॉजी है, इस मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मतलब शिक्षा की समस्याओं का समाधान एवं बालकों के लिए उचित शिक्षा का माहौल तैयार करने की जवाबदेही जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के कंधे पर ही होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना शिक्षा की प्रक्रिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा साथ ही साथ मानव स्वभाव को समझने में शिक्षकों को मदद करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसे औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी डील्स विथ वर्क प्लेस बिहेवियर, फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयड देम। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विथ ट्रेनिंग एम्प्लॉय, इम्प्रूविंग वर्क कॉन्फिडेंस एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज। मतलब जो संगठनात्मक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का ऐसा हिस्सा है जो कंपनियों को कर्मचारियों के कौशल, योग्यता, धारण और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता का आकलन में मदद करता है और साथ ही उनके मानवीय और व्यावसायिक विकास के में भी योगदान देता है। जो अप्लाइड साइकोलॉजी वो है कंज्यूमर साइकोलॉजी, जैसे हिंदी में उपभोक्ता मनोविज्ञान कहते हैं। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन अबाउट बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब उपभोक्ता मनोविज्ञान उपभोक्ताओं के विचार, भावनाओं, विश्वासों और धारणाओं का अध्ययन करता है। यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे सामान और सेवाएं खरीदते हैं और उनसे कैसे जुड़ते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी का जो लास्ट ब्रांच है वो है क्रिमिनल साइकोलॉजी। और क्रिमिनल साइकोलॉजी का हिंदी मतलब होता है आपराधिक मनोविज्ञान। और किरण बेदी जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी का ही अध्ययन उन्होंने किया है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल टू कमिट crimes. It's a field of applied psychology that help law enforcement analysis, identify and approaches of crime. मतलब आपराधिक मनोविज्ञान, जिसे अपराध मनोविज्ञान भी कहा जाता है, अपराधियों और संदिग्धों के विचारों और इरादों, कार्यों के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी है। अगर कोई अपराधी बन गया है तो फिर उसके मन से अपराधी जो बोध होता है उसको हटाया जाता है, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में फिर रखा जाता है। उसका जितना आपराधिक प्रवृत्ति है वो सबको रिमूव किया जाता है और फिर उसको अच्छे से लाइफ स्पेंड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा भी हमारे देश में चल रहा है बहुत सारे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको एक जगह रख करके फिर उनका मस्तिष्क में सुधार किया जाता है क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत वैल्यू है अभी हमारे समाज में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 में व्हाट इज साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो
आप लोग अभी मेरे जो भी अब पढ़ाएं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि साइकोलॉजी का कितना ज़्यादा स्कोप है। तो मन लगा कर साइकोलॉजी का पढ़ाई करिए और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ने से बहुत अच्छा जॉब भी मिल सकता है। और साइकोलॉजी का ऐसी अच्छा अच्छा वीडियो और क्लास 11 का चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक का वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, वहाँ पे आप लोगों को सारा नोट्स मिलता रहेगा।